सही है। तो अंग्रेजों मराठों के आपस में जो संबंध खराब हुए उसके कुछ कारण बताए थे, दोनों का देखे थे कौन कौन से कारण थे। पहला कारण क्या है कि महाराष्ट्र की जो कपास उत्पादक क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो कपास उत्पादक क्षेत्र है, इस कपास उत्पादक क्षेत्र पर अंग्रेज अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में क्या हुआ है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है, और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है तो इस औद्योगिक क्रांति के बाद वहां पर सबसे ज्यादा जिस उद्योग को प्रमुखता दी जा रही है कौन सा है, तो वस्त्र उद्योग है। और वस्त्र उद्योग के रॉ मटेरियल के तौर पे कौन काम करता है, कपास है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना, ये तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह आपको बताइए कि महाराष्ट्र की जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है ये अंग्रेजों को आकर्षित कर रहा है कि तट पर अगर नियंत्रण हो जाएगा तो व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण बताया गया था आपको कि अंग्रेजों को यानी कि जो बॉम्बे के अंग्रेज हैं इनको ब्रिटेन में अपनी छवि सुधारनी है, ब्रिटेन में अपनी छवि सुधारनी है, क्योंकि जैसे उस समय ब्रिटेन में ये चलता था जो अंग्रेजी क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तार करेगा वो अंग्रेजी क्षेत्र बढ़िया है, जो विस्तार नहीं करेगा वो बेकार है। तो ये विस्तार नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इनको ब्रिटेन में अपनी छवि सुधारनी है कि देखो हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तीसरा कारण ये होगा। और चौथा कारण आपको बताया कि मराठों के आपसी संघर्ष, मराठों का आपसी संघर्ष, ये आपस में लड़ रहे थे, इसका फायदा किसके द्वारा उठाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। और मराठों के आपसी संघर्ष की अगर बात करें तो आपको बताया गया था कि मराठा साम्राज्य 4 गुटों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। कहाँ कहाँ के थे, ग्वालियर के याद है नहीं याद है, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, दूसरे इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, तीसरे नागपुर के कौन हो जाएंगे, भोसले, नागपुर के भोसले, और चौथे बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़। ऐसे करके 4 हिस्सों में मराठा साम्राज्य पूरा बटा हुआ है। और इन चारों का जो हेड होता था उसमें इन चारों के हेड को तो 2 लोग आते थे, एक कौन हो जाके मराठा पेशवा और दूसरे कौन हो जाते थे मराठा छत्र। ऐसे करके 2 लोग, इनमें सारी शक्तियों का वास्तविक प्रमुख कौन होता था, मराठा पेशवा, और नामांतर का प्रमुख कौन होता था, मराठा छत्र। तो पेशवा के पद को लेकर आपस में मारामारी है, हर कोई पेशवा बनना चाहता है कि हमें पेशवा बना दिया जाए, ये सब आपस में लड़ना चाहते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति पेशवा बन जाए, हमारा व्यक्ति पेशवा बन जाए, ऐसे करके सब लड़ते हैं। तो इस समय अगर पेशवा पद की अगर बात करें तो पेशवा है माधवराव प्रथम, क्यों कोई सा पेशवा, माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाएगी, उसके नारायण राव, माधवराव के बाद नारायण राव ये बन जाएगा पेशवा, माधवराव का पुत्र। इसको चुनौती देगा एक दूसरा व्यक्ति, इसका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता है, इसलिए करके इसको भी हटवा दिया। पहले माधवराव प्रथम जब मर जाएंगे तो शासक को मतलब पेशवा कौन बन जाएंगे, नारायण राव को भी हटवा देगा, ये सब जब हटेंगे तब और पेशवा बना दिया जाएगा। इनको हटा दिया गया, इनको भी हटा दिया गया, तो इनके स्थान पर माधवराव द्वितीय पेशवा हो गए, माधवराव द्वितीय ये पेशवा हो गए। पहले कौन था, माधवराव प्रथम ये पेशवा। इनको हटाया गया, हटने करके नारायण राव पेशवा बन गए, नारायण राव को हटाया गया, माधवराव द्वितीय पेशवा बन गए, लेकिन किसी भी तरह से रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया। जब इसको पेशवा नहीं बनाया गया तो ये समझ गया कि अब ऐसे पेशवा नहीं बन पाएगा, और अगर पेशवा बनना है तो मदद किससे लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी अंग्रेजों से। और अंग्रेज ये कहाँ के, बम्बई के अंग्रेजों से मदद लेते हैं, वही पेशवा बनाने में मदद करेंगे, और जब उनकी मदद से पेशवा बन जाएंगे तो इन लोगों के हित में काम करेंगे। यानी कि ठीक वही काम हो गया जो बंगाल में मीर जाफर कर रहा था। मीर जाफर ने किया था कि हमें शासन बड़ा मांगा और जैसे चाहो वैसे व्यापार करना। यही चीज यहाँ पे कौन कर रहे हैं, रघुनाथ राव कर रहे हैं। रघुनाथ राव कर रहे हैं कि इनको हटाओ और पेशवा किसको बनाओ, रघुनाथ राव को बनाओ, जैसे चाहो वैसे व्यापार करना। अंग्रेजों को मिल गया मौका। मराठों का आपसी संघर्ष है, और इसी आपसी संघर्ष की वजह से रघुनाथ राव का सहयोग कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन दोनों लोगों के बीच, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो जाएगी। वो संधि कौन सी है, सूरत की संधि। ये सब संधियां याद रखिए, बहुत सारी संधियां हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो 4 संधियां, बहुत सारी संधियां, यहाँ संधि और डेट बस यही है। तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव में एक संधि हो जाएगी, सूरत की संधि 1775 में, और इसके माध्यम से ये कहा जाएगा कि अंग्रेजों की मदद से रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाए। जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएंगे तो अंग्रेजों को 2 क्षेत्र देंगे, एक साल्टेट और
दूसरा बेसिक, बेसिक का मतलब है जो आज का बम्बई है, ठीक। तो ये तो एक छोटे से क्षेत्र में थे, कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर आज एक बम्बई शहर बनाया गया। तो अंग्रेजों से कहा जा रहा है कि हमें पेशवा बनाओ, हम आपको सालसेट और बेसिक दो क्षेत्र दे देंगे। अंग्रेजों ने संधि कर दी। ये संधि कौन सी है? सूरत की संधि 1775। ठीक यही समय अगर देखें तो 1775 का समय है। इसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक घटना और हो रही है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। 1776 में अमेरिका को आजादी मिली थी, तो अमेरिका में संघर्ष चल रहा है। अमेरिका में शासन किसका है? ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के लोग भी लड़ रहे हैं। इस समय अगर देखें तो भारत में अंग्रेजों की शक्ति का जो वास्तविक केंद्र था वो कहाँ पर आ चुका था? कलकत्ता में। यानी कि सारी शक्तियां कहाँ से संचालित की जाती हैं? कलकत्ता से संचालित की जाती हैं। और कलकत्ता से संचालित करने के लिए यहाँ पर एक गवर्नर जनरल होता है, उसका नाम है इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि अभी अगर हम सूरत की संधि को अप्रूवल देते हैं तो ऐसे में हमारा संघर्ष किसके साथ हो जाएगा? मराठों के साथ हो जाएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स अपने इस तरह सोच रहा है कि अगर हमने सूरत की संधि को अप्रूवल दे दिया तो हमें मराठों के साथ लड़ना पड़ेगा अगर रघुनाथ राव को पेशवा बनाना है। और इस समय हम लड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि खुद हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उलझे हुए। तो ऐसे में अभी हम सूरत की संधि को अप्रूवल नहीं दे रहे। तो बंबई के तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ संधि कर ली, सूरत की संधि, लेकिन इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को अप्रूवल नहीं दिया। जब अप्रूवल नहीं दिया तो बंबई के अंग्रेज इस वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ शिकायत लेके कहां पहुंच गए? लंदन पहुंच गए। अब लंदन में कहा जा रहा है कि देखो हम तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स हमें हमारे साम्राज्य का विस्तार करने देना नहीं चाहता। अब लंदन में इतनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां के शासक, उनको क्या पता कि सब भारत की परिस्थितियां कैसी हैं? ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो भारत में मौजूद है। तो भारत की परिस्थितियां इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स समझ रहा है। उसे पता है कि अगर इस समय मराठों के साथ लड़ते हैं तो शायद जीतने की स्थिति में ना हो। लेकिन जो लंदन बैठे हुए लोग, उनको इस चीज से मतलब नहीं है, ना ही उनको जानकारी है कि भारत की परिस्थितियां कैसी हैं। तो उन्होंने इस वॉरेन हेस्टिंग्स के डिसीजन को कैंसिल कर दिया और सूरत की संधि को कंटिन्यू कर दिया। जब सूरत की संधि कंटिन्यू हो गई तो यही से हमारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या हो गया? सूरत की संधि। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स को तो पता ही था कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है, तो युद्ध चल रहा है। बावजूद इसके जब युद्ध चलते चलते लास्ट में ये अंग्रेज पराजित होने लगे तो अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच एक संधि होने वाली है। उस संधि का नाम है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि। ये बड़गांव की संधि हुई थी 1707 में। बड़गांव की संधि हो जाएगी कि चलो ठीक है, चल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जैसे जाओ वैसे कर लो। लेकिन इस बड़गांव की संधि में अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक शर्तें थी। तो ऐसे में अब इसने सोचा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि भले ही बंबई के अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं मानी, युद्ध जारी रखा, लेकिन अगर आज हम इस बड़गांव की संधि को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। तो ऐसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस बड़गांव की संधि को नहीं माना और इसने अपनी सेना भेज दी बॉम्बे कि अब जब युद्ध चल ही रहा लड़िए फिर ढंग से। तो ऐसे में इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सेना भेज दी। युद्ध चलते चलते 7 साल हो गए और लास्ट में संधि हो जाएगी। उस संधि का नाम है सालवाई की संधि 1782 में। और सालवाई की संधि से ये युद्ध हो जाएगा समाप्त कि ठीक है, तुम अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेंगे। नारायण राव को, माधव राव को पेशवा मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन कहा गया ऐसा करो रघुनाथ राव भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसको पेंशन दे दो। ठीक है, तो एक संधि हो गई, कौन सी थी? सालवाई की संधि। सालवाई की संधि से माधव राव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया, रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई, दोनों अपने अपने क्षेत्र में वापस चले गए, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लगे। ये हमारा हो जाएगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपसे अगर कारण पूछे जाए कि मराठा और अंग्रेजों के विवाद के कारण क्या थे, लड़ाई झगड़े के कारण क्या थे, तो 4 कारण याद रखें। मेंस में लिखने को है 4 कारण। पहला कौन सा है? महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र पर ये लोग अपना नियंत्रण करना चाहते हैं क्योंकि वहां की वस्त्र उद्योग के लिए कपास की जरूरत है। दूसरा कारण अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एरिया है उस पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं। तीसरा, बंबई के अंग्रेज ब्रिटेन में अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। और चौथा, मराठों का आपसी संघर्ष अंग्रेजों को आकर्षित कर रहा है। इस आपसी संघर्ष में अगर बात करें तो संघर्ष किसको लेकर है? पेशवा पद को लेकर है। और मुख्य रूप से दावेदार कौन है? रघुनाथ राव। पेशवा तो फिलहाल माधव राव प्रथम है, लेकिन दावेदार कौन है? रघुनाथ राव।
को हटाकर इसने सोचा अब बन जाएंगे। जब इसको हटाया तो कौन बन गया? नारायण राव बन गया। नारायण राव की भी इसकी हत्या करवा दी, अब ये मरेगा तो हम बनेंगे, इसकी हत्या करवा दी, तब भी ये नहीं बना, कौन बन गया? माधव राव बन गया। अब इसने सोचा अब नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास संधि कर ले जाएंगे। कौन सी? सूरत की संधि 1775 में। इसी संधि से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। 1779 में दूसरी संधि हो जाएगी, बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लास्ट में 1782 से सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो जाएगा। पहला अंग मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद लड़ेंगे दूसरा युद्ध, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र को मिलाएंगे तब तक छोड़ेंगे, तैयारियां करेंगे, अगले युद्ध की तैयारियां करके तब जाके युद्ध लड़ेंगे। 20 साल के बाद 1802 के बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा युद्ध। ये हमारा पहला युद्ध, नोट कर लो। एडीडब्ल्यू आंध्र मराठा संबंध। आंध्र मराठा संबंध पहला पॉइंट, अंग्रेजों और मराठों, अंग्रेजों और मराठों के आपसी संबंधों में, अंग्रेजों और मराठों के आपसी संबंधों में कल कुछ पॉइंट लिखा है जैसा है। कल कौन कौन से पॉइंट लिखा थे? कारण, ये कारण ही मेरे पास लिखा है। मराठा संघर्ष कारण कल लिखा था, औद्योगिक क्रांति हो गई, बस खाली ये भी कारण हुआ था, तो इसी का लिख लो। इसी का लिख लो, ये कारण हो गया था, ये कपास उत्पादक क्षेत्र वाला कारण हो गया था। दूसरा कारण इसका लिख लो, दूसरा कारण लिख लो महाराष्ट्र की, दूसरा कारण लिखो महाराष्ट्र की तटीय स्थिति, महाराष्ट्र की तटीय स्थिति अंग्रेजों को, महाराष्ट्र की तटीय स्थिति अंग्रेजों को महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र की तटीय स्थिति अंग्रेजों को महाराष्ट्र पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आकर्षित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। अगला पॉइंट, बंबई के अंग्रेज, बंबई के अंग्रेज ब्रिटेन में, ब्रिटेन में अपनी छवि सुधारना चाहते थे, अपनी छवि सुधारना चाहते थे। मराठों के आपसी संघर्ष, मराठों के आपसी संघर्ष मराठों के आपसी संघर्ष ने अंग्रेजों को, मराठों के आपसी संघर्ष ने अंग्रेजों को महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र पर नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए आकर्षित किया, नियंत्रण के लिए आकर्षित किया। मराठे, मराठे 4 गुटों में, मराठी 4 गुटों में, गुट ग्रुप 4 गुटों
गुटों में बटे हुए थे, 4 गुटों में बटे हुए थे। नंबर 1, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के सिंधिया इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शायद सिविल मिनिस्ट्री के पास है, सॉरी एविएशन वाली, तो वो ही इसी खानदान से आते थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, और कौन है? वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, क्या नाम है उनका? त्रिपुरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वहाँ राजे, वसुंधरा राजे, वो ये सब लोग इसी खानदान से ही आते हैं। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, मतलब बड़ौदा के गायकवाड़। मराठा संघ का प्रमुख, मराठा संघ का प्रमुख, पेशवा एवं क्षत्रप, पेशवा एवं क्षत्रप होते थे। मराठा संघ का प्रमुख पेशवा एवं क्षत्रप होते थे, जिनमें पेशवा, जिनमें पेशवा वास्तविक प्रमुख, जिनमें पेशवा वास्तविक प्रमुख, जबकि क्षत्रप, जबकि क्षत्रप नाममात्र का प्रमुख होता था, जबकि क्षत्रप नाममात्र का प्रमुख होता था। पहली डालो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। पहला पॉइंट, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव की पेशवा बनने की इच्छा ने, रघुनाथ राव की पेशवा बनने की इच्छा ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को प्रेरित किया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को प्रेरित किया। 1775 में, 1775 में रघुनाथ राव ने, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, सूरत की संधि की, जिसके द्वारा, सूरत की संधि की जिसके द्वारा अंग्रेज, जिसके द्वारा अंग्रेज रघुनाथ राव को, जिसके द्वारा अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे। बदले में, बदले में
सालसेट, सालसेट बदले में सालसेट एवं बेसिन, बदले में सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र, सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र अंग्रेज रघुनाथ राव से प्राप्त करेंगे, मतलब एक संधि ये हो गई है कि रघुनाथ राव लिखित कह रहा है कि आप पेशवा बनाने में हमारी मदद करो, आप पेशवा जब बन जाएंगे तो आपको सालसेट और बेसिन दो क्षेत्र आपको दे देंगे। ऐसी ही संधि इससे पहले हुई थी जब बंगाल में मीर जाफर बनाया गया था, तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। उससे कहा गया था कि मीर जाफर जब नवाब बन जाएगा तो क्या करेगा, तो 24 परगना की जमींदारी दे देगा, वो दे दी। जब मीर कासिम बनाया गया तो 3 क्षेत्र मिल देगा उनको, से वर्धमान, मिदनापुर और चंडीगढ़। इलाहाबाद की संधि हुई तो 3 क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऐसी करके यहाँ पर की सूरत की संधि हो रही है, रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया जाए, 2 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, कौन से, सालसेट और बेसिन की क्षेत्र। लेकिन बेसिन बड़ा खास एरिया था, बेसिन का एरिया अंग्रेजों को मिलना नहीं चाहिए था, ठीक है, और मिला भी नहीं आगे जल्दी होती है तो बन नहीं पाएगा रघुनाथ राव, तो पेशवा बनेगा, ठीक। तो जब ये संधि हो गई, अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध चलते चलते 4 साल हो गए हैं, अंग्रेज हारने की स्थिति में है, तो अंग्रेजों के साथ एक संधि की जा रही है, कौन सी है, बड़गांव की संधि। ये बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, तो अंग्रेजों ने खासकर फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो इसके बाद अंग्रेजों ने, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने वहां से एक मिलिट्री भेजी और इस बड़गांव की संधि के स्थान पर उसने युद्ध को कंटिन्यू कर दिया, और युद्ध कंटिन्यू करने पर 1782 में युद्ध समाप्त हो जाएगा। कौन सी संधि से, सालवाई की संधि से। अब देखो ये बंबई में लड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल से इनका कनेक्शन क्यों है, ऐसे करके समझो कि स्टार्टिंग में भारत में अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बना ली थी, जबकि यहाँ पर अंग्रेज आ जाएंगे और यहाँ पर अंग्रेज आने के बाद पूरा शासन स्थापित कर लेंगे, 3 जगह पर अपनी प्रेसिडेंसी बनाएंगे। ये कौन सी हो जाएगी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। यहाँ पर अगर ये कलकत्ता है तो बंगाल कर सकते हैं। ये वाली कौन सी है, ये वाली हो जाएगी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसियां अलग, तीनों जगह पर एक एक गवर्नर होता है, यहाँ पर भी गवर्नर, यहाँ पर भी गवर्नर और यहाँ पर भी गवर्नर, तीनों जगह पे गवर्नर, और तीनों ही गवर्नर अपने अपने क्षेत्र के लिए ऐसे करके कानून बनाते हैं। मतलब कलकत्ता का अगर गवर्नर कानून बनाएगा तो केवल कलकत्ता में लागू होगा, वो मद्रास में लागू नहीं होगा। मद्रास का गवर्नर कानून बनाएगा तो यहाँ लागू होगा, बम्बई का बनाएगा तो यहाँ पर लागू होगा। तो ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया हो जिस कानून के तहत कोई कार्य करना यहाँ पर क्राइम है, यहाँ पर क्राइम नहीं है। ऐसा हो सकता है जब अलग अलग कानून बना रहे हैं। तो मान लिया कोई अंग्रेज है, वो बम्बई में भी रहता है और किसी कार्य, मान लिया अफीम बेचना बम्बई में एक तरीके से गैर कानूनी नहीं है। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अफीम बेचना बम्बई में गैर कानूनी नहीं, वो आराम से अफीम बेचता, अफीम ले लो, अफीम ले लो, अफीम ले लो, खुल के बेचता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े समय के बाद उसका ट्रांसफर हो गया मद्रास में, मद्रास आया, और मद्रास आया तो यहाँ पर भी आदत भी उसकी शुमार है, तो अफीम ले लो चिल्लाएगा। लेकिन मद्रास के गवर्नर ने अफीम बेचने को गैर कानूनी घोषित कर रखा है, अफीम बेचते हुए कोई पकड़ा गया 1 साल कैद की सजा। यहाँ पे बेच रहा था, पकड़ा गया, 1 साल तक जेल में चला गया, छूट के आया, आप बताओ दोबारा अफीम बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक। तो यहाँ पर तो नहीं ही बेचेगा। थोड़े समय में इसका ट्रांसफर हो गया कलकत्ता, कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता में अफीम बेच रहा, कोई जुर्म नहीं है, कानून सब अलग अलग है, तो यहाँ पर भी जुर्म नहीं। तो अब ये सोच रहा है कि बताओ बम्बई में बेचते थे कोई दिक्कत नहीं थी, मद्रास में बेचा 1 साल के लिए जेल में चले गए, और यहाँ पे हम तो नहीं बेच रहे, क्योंकि एक बार जेल जाया हुआ तो दोबारा नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं बेच रहा है, इसका पड़ोसी बेच रहा है। तो बड़ा कंफ्यूज कि हम बताओ बेचे तो जेल जाए, पड़ोसी खुल के बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में उसको समझ में आया कि सब जगह के कानून अलग अलग है, तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था। वो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे जो पढ़ते पॉलिटिकल भी आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी का सुपरवाइजर होगा कौन, कलकत्ता का गवर्नर। मतलब ये दोनों कानून तो बनाएंगे, लेकिन ये जो दोनों कानून बनाएंगे वो कानून इसको दिखाएंगे एक बार, आदेश नहीं देगा ये इन दोनों का बॉस नहीं है, तीनों अलग अलग, बस इन दोनों का सुपरविजन करेगा, ये देखभाल करेगा। अगर जरा से कोई गड़बड़ हो रही तो सीधे हमारे पास सूचना हो जाए, वहां पर लंदन में ये कार्य किया जा रहा है।
तो यानी कि इन दोनों का सुपरवाइजर कौन हो गया? कलकत्ता का गवर्नर हो गया। यहाँ पर भी गवर्नर, यहाँ पर भी गवर्नर, यहाँ पर भी गवर्नर है, तीनों गवर्नर, लेकिन ये वाला गवर्नर इन दोनों के बीच कौन हो गया? ऊपर हो गया। तो ये कह रहा है कि जब तीनों में नाम एक जैसा रहेगा तो फिर कैसे करते पहचान गए तो नाम बदलो। तो जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, इसके माध्यम से इन दोनों का हेड बना दिया गया इसको, तो इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अभी हो गया कलकत्ता का गवर्नर जनरल। ठीक है, कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा होने वाला पहला व्यक्ति हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी अधिकार के तहत 1775 की सूरत की संधि को इसने कैंसिल किया था। ठीक है, ये जो वैसे तो ये करने का अधिकार किसके पास है? बंबई के लोगों के पास है, लेकिन इसका सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर कलकत्ता का गवर्नर। तो इसने कैंसिल कर दिया कि ना हमें संधि समझ में नहीं आ रही, तो इसने कैंसिल कर दिया। फिर ये लोग कहाँ चले गए? ये चले गए थे लंदन। इस तरीके से थोड़े समय के बाद अब आगे तक एक काम और किया जाएगा। अब इनसे कहा जाएगा ना भैया तुम कानून बनाओ, ना तुम कानून बनाओ, कानून केवल और केवल यही बनाएगा, बंगाल वाला गवर्नर ही कानून बनाएगा। और इसका बनाया हुआ कानून पूरे भारत में लागू होगा। यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी लागू होगा। ऐसा किया गया था, एक एक्ट लाया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम। एक थोड़े समय के लिए दूसरा एक्ट ला दिया जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, और इसके माध्यम से कह दिया जाएगा ना तो ये कानून बनाएंगे ना ये कानून बनाएंगे, कानून केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो जब इसका बनाया हुआ कानून पूरे भारत में लागू हो रहा है, तो ये खाली बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, पूरे भारत का हो जाएगा? पूरे भारत का हो गया। तो इसीलिए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, और ऐसा होने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अलग अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन लगाना है, तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स लगाना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाना है। थोड़े समय बाद हमारे एक विद्रोह हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। जब विद्रोह हो जाएगा तो ब्रिटेन की संसद, तो ब्रिटेन की सरकार तो वैसे ही भारत में कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है, कंपनी को हटाओ, शासन सत्ता अपने हाथ में लो। तो एक एक्ट आ जाएगा कौन सा? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और इसके माध्यम से कह दिया जाएगा कि ना अब कंपनी का शासन नहीं होगा, अब शासन किसका है? ब्रिटेन के शासक का शासन है। तो अभी तक जो कंपनी का भारत में शासन चल रहा था, इस शासन सत्ता को किसको ट्रांसफर कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटेन का शासक ही हमारा शासक है। तो कंपनी के जो यहाँ पर नुमाइंदे थे, जो कंपनी के एजेंट थे, इनको क्या कहते थे? इनको गवर्नर जनरल कहते थे। अब यही गवर्नर जनरल किसके एजेंट हो गए हैं? क्राउन के एजेंट हो गए। तो ये कह रहे भाई फीलिंग नहीं आ रही है, हम पहले गवर्नर जनरल थे, कंपनी के थे, अब जब बादशाह के नौकर हो गए हैं, बादशाह के हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज करो। तो कह ठीक है, आज से तुम्हें गवर्नर जनरल के स्थान में कौन हो गया? अभी भारत के गवर्नर जनरल थे, अब तुम हो गए भारत के वायसराय। ठीक, नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत के वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय किसको बना दिया जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो सब चीजें अलग अलग। अगर आपसे क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स लगाना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाना है। भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग लगाना है। ठीक है सर, और कैसे करके बन रहे हैं ये चीजें ध्यान रखिए। तो इसी अधिकार के तहत इसने यहाँ पे आदेश दिया था कि सूरत की संधि को हम कैंसिल करते हैं। अगला पॉइंट उसके आगे, अगला पॉइंट 1782 में 1782 में सागवाई की संधि से, सागवाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। 1782 में सागवाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इसी दिन सागवाई की संधि में क्या था? अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय, उसको माधव नारायण राव नहीं कहते, माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया, पेशवा मान लिया, और रघुनाथ राव को,
पेंशन दे दी गई और रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई। अब देखो मराठों को भी मिल गया, उनका पेशवा है उनको पेंशन मिल गया, रघुनाथ राव को पेंशन मिल गई, अंग्रेजों को तो कुछ ना कुछ मिलेगा भाई, इतने समय तक यूनाइटेड को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उनसे कहा क्या गया था, उनसे पहले संधि की गई, उसमें कहा गया उनको कौन कौन से क्षेत्र देंगे, सालसेट और बेसी, ये दो क्षेत्र दे देंगे। लेकिन बेसी देना नहीं चाहते थे मराठी किसी भी स्थिति में, तो अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा के क्षेत्र मिल जाएंगे। एलिफेंटा एक द्वीप था, तो सालसेट और एलिफेंटा के दो क्षेत्र किसको मिल जाएंगे, इस जो सालवाई की संधि से अंग्रेजों को मिल जाएंगे। तो अगला पार्ट समझो कि अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिले, अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिले। ठीक है, ये बात पहला आंग्ल मराठा युद्ध संधि हुई थी अंग्रेजों से पहले, उसमें कहा गया सालसेट और बेसिक मिलेंगे, लेकिन क्योंकि संधि पूरी हो नहीं पाई तो इस वजह से आपस में किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, तो लड़ाई झगड़ा शांत करते, बेसिक नहीं देंगे तो उनको क्या कर देते हैं, एलिफेंटा दे देते हैं, ताकि अंग्रेज किसी तरीके की कोई दिक्कत क्रिएट ना करे। अब युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन मराठा साम्राज्य को भी तक मिला नहीं पाए। जब मराठा साम्राज्य को मिला नहीं पाएंगे तो ऐसे में अंग्रेज दूसरा मौका ढूंढ रहे हैं कि फिर से कोई मौका मिले तो हम फिर से युद्ध की परिस्थितियां बनाएं। ऐसी युद्ध की परिस्थितियां बनाने के लिए दूसरा मौका किसके द्वारा दिया गया था, इस समय मराठों का पेशवा बन जाएगा, पेशवा बदल जाएगा, इस पेशवा का नाम है बाजीराव द्वितीय। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये मराठों का अंतिम पेशवा, ठीक, बाजीराव द्वितीय मराठों के अंतिम पेशवा। इनके बारे में देखें, इन्हीं की वजह से आगे चल के दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। अब तो बाजीराव द्वितीय क्या काम करते हैं, ये चार मराठा सरदार कौन कौन है, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ऐसे चार गुटों में बटे हुए सब मराठे। ये क्या करते बाजीराव द्वितीय, इन सबको आपस में लड़ाते थे, इनके बारे में इनसे कहा, इनके बारे में इनसे कहा, इनके बारे में ऐसे करके बस आपस में एक दूसरे लड़ाने का काम करते थे। जब एक दूसरे लड़ाने का पता लगे ग्वालियर के सिंधिया से मिल के आए, इंदौर के बोलकर से कुछ कहा, सिंधिया तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कहा था, सिंधिया के पास पूछे, कहते हैं कि बड़ौदा तुम्हारे बारे में इस बात, मतलब उल्टा से सब एक दूसरे लड़ाने का काम करते थे। जब ये सब ये एक दूसरे कैसे करके लड़ाते हैं तो आपस में लड़ते भी रहते हैं, बाद में पता तो लगेगा कि लड़ाई कौन कर रहा है, लास्ट में जानकारी मिल जाएगी। तो लास्ट में जानकारी मिल रही है कि लड़ाने वाला हमको व्यक्ति कौन है, बाजीराव द्वितीय है। तो किससे निपटते हैं, बाजीराव द्वितीय से निपटेंगे। तो ये सब के सब किसके शत्रु हो गए, बाजीराव द्वितीय के शत्रु हो गए। ये सब इनसे निपटना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपस में सबके संबंध इतने खराब हो चुके कि सब मिलके नहीं निपटना चाहते हैं, सब अलग अलग निपटेंगे। तो ऐसे बाजीराव द्वितीय ने सोचा कि अरे तो दिक्कत हुई, पता लगे सबको दिक्कत हुई तो कहीं ऐसा ना हो कोई निपटा जाए। तो ऐसे बाजीराव द्वितीय कहाँ चले जाएंगे, अंग्रेजों के पास चले जाएंगे और अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेंगे। तो संधि कौन सी होगी, बेसिक की संधि। बेसिक की संधि की जाएगी 1802 में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेंगे, बेसिक की संधि। और इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन है, ये हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। और बेलेजली अपनी एक संधि के लिए फेमस था, इस संधि का नाम था सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली, ये सहायक संधि प्रणाली जो होती क्या थी, ये थोड़ा समझ लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली करें, ये बेसिक की संधि और कुछ नहीं, ये एक सहायक संधि प्रणाली ही थी। अब इस सहायक संधि प्रणाली क्या होता था, जैसे मान लीजिए दो राज्य हैं, ये हमने ये वाला कोई राज्य से ले लिया और ये हमने इसके पड़ोस में से करके दूसरा वाला राज्य ले लिया, ये वाला राज्य ले लिया, ये वैसे ये चार राज्य हैं भारत में, ओके, ये चार राज्य ले लिए। ये मान लीजिए संयुक्त प्रांत ऐसे करके, ये मध्य प्रांत है और ये मान लीजिए मराठा साम्राज्य है और इधर हम ले लेते हैं मान लीजिए हैदराबाद का निजाम, ऐसे करके हमने चार राज्य ले रैंडमली बना लिए, कुछ भी चार राज्य ले। इन चार राज्यों के आपस में संबंध खराब है, क्योंकि किसी भी अगर एक पूरा भारत है तो किसी को भारत से मतलब नहीं है। उस समय मराठा साम्राज्य को केवल अकेले महाराष्ट्र से मतलब है, संयुक्त प्रांत को केवल अकेले संयुक्त प्रांत से मतलब है, मध्य प्रांत वालों को मध्य प्रांत से और हैदराबाद के निजाम को केवल हैदराबाद से ही मतलब है। उनका हैदराबाद ही उनके लिए देश है। अगर मराठा साम्राज्य की बात आएगी तो निजाम के लिए मराठा साम्राज्य विदेशी है। तो इस तरीके की पोजीशन थी, उसमें राष्ट्रवाद जैसी कोई फीलिंग नहीं है। तो ये सब आपस में लड़ते रहते हैं।
अब इस निजाम की अगर बात करें, मान लिया इस पूरे बॉर्डर पर यहाँ पर ऐसे करके किसकी सेनाएं तैनात होगी, ये निजाम की सेनाएं तैनात होगी। जितने सैनिक यहाँ पर निजाम लगाएंगे उतने ही सैनिक मध्य प्रांत भी यहाँ पर ऐसे करके अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगा देंगे। ठीक है, इस आज भी जैसे जितनी बॉर्डर में जितनी मिलिट्री हमारी लगी होगी उससे ज्यादा ही पाकिस्तान लगाने की कोशिश करेगा ताकि लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का ना हो, अगर हो तो आगे की स्थिति में ऐसा करेगी। तो जितने निजाम के सैनिक हैं उतने ही सैनिक यहाँ पर महाराष्ट्र मध्य प्रांत के लिए। जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों शत्रु तो बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई की पोजीशन बनी रहेगी। ऐसे यहाँ पर मराठों ने अपने ऐसे बॉर्डर पे सैनिक लगा रखे हैं जितने, उतने ही यहाँ पर ऐसे करके इस वाले पड़ोसी प्रांत ने भी अपने सैनिक लगा रखे हैं। इन सैनिकों की वजह से कहीं ना कहीं व्यापार प्रभावित होता है। अब अगर मान लिया मराठा साम्राज्य से संयुक्त प्रांत की ओर अंग्रेजों को कोई अपना सामान बेचना है और बीच में पता लगे युद्ध हो रहा है, तो पहले युद्ध लड़ेंगे कि हाँ ठीक है अंग्रेजों गाड़ी आई पहले निकल ले तो बाद में लड़ाई, पहले युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, सब सप्लाई चेन पूरी प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे व्यापार किसका प्रभावित हो रहा है, अंग्रेजों का प्रभावित हो रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे करके हो, और वो समस्या का समाधान करने के लिए संधि शुरू की सहायक संधि प्रणाली। इस संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज क्या क्या कार्य करते थे। पहला कार्य करते थे, पहले के द्वारा कहा गया था कि जो सहायक राज्य है यानी कि जो इस संधि को स्वीकार करेगा उस सहायक राज्य को क्या करना पड़ेगा, अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। पहली शर्त होती थी कि जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा उसको अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। अब मान लिया इनने अपनी सेना भंग कर दी, मान लिया संयुक्त प्रांत से अगर संधि स्वीकार कर ली तो सेना भंग कर दी, तो मराठे वाले तुमको जीने नहीं देंगे, भाई इनकी सेना लगी हुई है और इनकी सेना नहीं है, तो यूपी के लिए तो चिंता हो जाएगी कि ठीक है तुम पहले सेना भंग करो तो सुरक्षा कौन करेगा। तो इसी में दूसरी एक शर्त होती थी कि जो भी राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार करेगा उस राज्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अंग्रेजी सेना। ठीक है, पहली बात आप अपनी सेना भंग करो, जब आप अपनी सेना भंग कर दोगे तो आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो सेना लगाई जाएगी वो सेना कौन सी होगी, वो अंग्रेजी सेना होगी। तीसरी बात हमसे कही जा रही है कि इस अंग्रेजी सेना का खर्चा इस राज्य को देना पड़ेगा। खर्चा हम नहीं देंगे, सेना अंग्रेजों की होगी लेकिन खर्चा किसको देना पड़ेगा, इस राज्य को देना पड़ेगा। देखो सेना तुम्हारी जगह पे लगी, मेरी जगह थोड़ी लगी हुई, तुम्हारी जगह पे लगी हुई तो खर्चा दो देना। अभी तक तुम्हें ये करना पड़ रहा था कि सैनिक नियुक्त करो, ट्रेनिंग दो, देखो जाके लगे तो कोई मतलब नहीं, ठेका नहीं दो बस। ठीक है, पूरी मतलब जो बॉर्डर का ठेका नहीं दो बस, तुम्हारी ठेकेदारी हम खुद ही संभाल लेंगे। ये काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। कि यहाँ से सब सेना अपनी हटाओ, तुम्हारी सीमाओं की सुरक्षा हम करेंगे। ठीक, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस सेना का केवल खर्चा दे देना है। एक शर्त और रहती थी कि किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी व्यक्ति को आप अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे। जैसे मान लिया इस संयुक्त प्रांत ने अगर सहायक संधि को स्वीकार किया है तो पहली शर्त क्या होगी, इसको अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त हो गई इसके बॉर्डर पे किसकी सेना रहेगी, अंग्रेजों की सेना रहेगी। तीसरी शर्त इसके बॉर्डर पे जो अंग्रेजों की सेना है उसका खर्चा कौन देगा, यही देशी राज्य देगा। चौथी बात, आप संयुक्त प्रांत किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने नौकरी पर नहीं रख सकता। अगली बात ये होती थी, ये देशी राज्य जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया है इसकी विदेश नीति कौन संचालित करेगा, अंग्रेज संचालित करेंगे। मतलब किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ संधि करनी है, ये संयुक्त प्रांत डिसाइड नहीं कर सकता। कौन डिसाइड करेगा, अंग्रेज डिसाइड करेंगे। अब मान लिया इस संयुक्त प्रांत को अगर मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध लड़ना है तो अब ये डिसाइड कर सकता क्या, अभी डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर लड़ाई होगी नहीं होगी। दूसरी बात, जैसी संधि इसके साथ की ऐसी संधि मराठा साम्राज्य के साथ भी कर ली, पहले अलग अलग सेना लगी, ऐसी संधि यहाँ पर भी कर ली। ऐसी अब यहाँ पर किसके सैनिक लगे हुए हैं, अंग्रेजों के सैनिक लगे हुए हैं। पहले यहाँ पर मराठों के और संयुक्त प्रांत के सैनिक लगे हुए, तब तो लड़ाई की संभावना थी। अब जब दोनों बॉर्डर पे अंग्रेजों की सेनाएं लगी हुई हैं, अब लड़ाई होगी क्या, अब लड़ाई नहीं होगी। पहली बात, जब दोनों प्रांतों पे दोनों बॉर्डर पे अंग्रेजी सेना लगी हुई है तो पहली बात तो लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात, ना तो यहाँ पर कोई विदेशी नौकरी करेगा ना यहाँ पर कोई विदेशी नौकरी करेगा, तो विदेशियों का खतरा खत्म। अब ये आपस में लड़ नहीं सकते हैं तो विदेश नीति कौन डिसाइड करेंगे, अंग्रेज डिसाइड करेंगे। जब आपस में लड़ नहीं सकते हैं, आपस में संधि नहीं कर सकते तो अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, अभी तक यहाँ पर मान लिया ये अपनी मिलिट्री लगा रहे थे, इन्होंने कितने सैनिक लगे हुए हैं, 100 सैनिक लगे हुए हैं। इनको कितने सैनिकों का खर्चा करना पड़ रहा था, अपने सैनिक थे 100 सैनिकों का खर्चा करना पड़ रहा था। मराठों के भी कितने थे, 100 सैनिक थे, मराठों को कितने सैनिकों का खर्चा करना पड़ रहा था,
100 सैनिकों का, 200 सैनिक लगे थे बॉर्डर पे, अब 200 नहीं लगाए। जब अंग्रेज ही केवल लगाने तो बीच में ऐसे करके 100 लगा देते हैं, समझ रहे? जब दोनों 100 लगा देते तो कहते देखो अभी तक तो 100 लोगों का खर्चा करना पड़ा था, 50 लोगों का खाली खर्चा करना है, स्वीकार है? ये कहने का स्वीकार, क्योंकि 100 लोगों का खर्चा करना पड़ा। अब कितने लोगों का खर्चा देना है? 50 लोगों का, 50 का इनको देना है, 50 का इनको देना है। ये भी बहुत प्यार से मानते हैं, ये बहुत प्यार से मानते हैं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब देखो इसमें समस्या क्या हुई, भारतीयों को ये इसको बोलते हैं पूरी सहायक संधि प्रणाली। ये किसकी है? ये पेलेचेरी की है। इसमें पहली शर्त ये होती थी कि सहायक राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी, उस राज्य की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी, उसका खर्चा उसी राज्य को देना पड़ेगा, विदेशी व्यक्ति कोई नौकरी नहीं कर सकता, किसी भी विदेश नीति का संचालन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा या संधि का कोई भी जो है नहीं कर सकते, कोई किसी लड़ाई झगड़ा करना है या संधि करनी है, ये आपस में डिसीजन नहीं ले सकते। ये डिसीजन कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पर जो सेना लगी हुई है, ये सेना किसकी है? अंग्रेजों की। पूरी सेना किसकी हो गई? अंग्रेजों की। खर्चा कौन दे रहा है? खर्चा भारतीय दे रहा है, ठीक है? कितना दिमाग लगाया था अंग्रेजों। पूरी सेना किसकी है? अंग्रेजों की है। खर्चा कौन दे रहा है? भारतीय दे रहे हैं। एक पैसा का खर्चा अंग्रेजों को यहाँ पर खर्च नहीं कर रहा, सारा का सारा खर्चा भारतीय दे रहे हैं। अब मान लिया अंग्रेजों को अफगानिस्तान अभियान करने जाना है, अफगानिस्तान अभियान करने जाना है और यहाँ पे सैनिक लगे हुए हैं 100, और अंग्रेजों को अफगानिस्तान का अभियान करने रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे अफगानिस्तान का अभियान, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान का अभियान करेंगे और उनके लिए 50 सैनिकों की जरूरत है, तो 50 सैनिक ब्रिटेन से बुलाएंगे, इंडिया में से 50 लेके चल देंगे, इंडिया में से 50 उठाएंगे लेके चल देंगे कि 50 यहाँ पे लगे रहो, ताकि लगे कि सेना बॉर्डर पे लगी हुई है, 50 को लेके चल देंगे, अफगानिस्तान का अभियान करेंगे। अफगान अभियान अपना कर रहे हैं, ठीक है? सेना अपनी लेके जा रहे हैं, खर्चा कौन दे रहा है? खर्चा हम दे रहे हैं। इसको बोलते हैं सहायक संधि। किसकी है? लॉर्ड पेलेचेरी की। सबसे पहले ये संधि अपनाई गई थी, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड डुप्ले। तो दक्षिण भारत के राज्यों के संबंध में सबसे पहले संधि डुप्ले ने बनाई थी, लेकिन इसको इस तरीके से विस्तारित नहीं किया था, इसको इतना व्यापक तौर पे लागू करने का काम किसने किया है? लॉर्ड पेलेचेरी। यही संधि किसके साथ की गई थी? पेशिंग के साथ, ठीक है? मराठा पेशवा था, मराठा पेशवा से कह दिया जा रहा है ठीक है तुम्हारे जान को पड़ रहा है, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगी? अंग्रेजी सेना करेगी। तुम्हें पुणे में से अपना सारा जो है जो भी सैनिक है उनको सबको हटाना पड़ेगा, और इस पूरी जो संधि की जा रही है, संधि सही से फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसकी देखरेख के लिए एक रेजिडेंट रहेगा हमारा तुम्हारी राजधानी में, एक एजेंट टाइप का, वो व्यक्ति तुम्हारी राजधानी में रहेगा, तुम संधि को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इससे कह दिया गया कि तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगी? अंग्रेजी सेना करेगी, उस सेना का खर्चा तुम्हें देना है। हमारी एक रेजिडेंट पूना में रहेगा, तुम्हें किसी भी व्यक्ति को, अपने या विदेशी व्यक्ति को नौकरी नहीं देना है, किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, ये मराठा पेशवा डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है? ये संधि हो गई पेशिंग की संधि। ये तो मराठों की तो बड़ा अपमानजनक संधि थी, इसलिए अपमानजनक संधि थी क्योंकि जो भी देशी राज्य इस संधि को स्वीकार करेगा, उसकी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन चलेगी, और यही सॉवरेनिटी होगी। किसी भी देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है उसकी विदेश नीति। अगर वो विदेश नीति ही संचालित ना कर सके तो वो देश संप्रभु रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, ठीक है? यही उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है। आज अगर भारत किस देश के साथ युद्ध लड़ेगा, किस देश के साथ संधि करेगा, कहां से पेट्रोल खरीदेगा, कहां से डीजल खरीदेगा, ये अगर हम डिसाइड ना करके कोई और डिसाइड करे तो हम संप्रभु रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है? यही तो संप्रभुता के प्रतीक होते हैं, और यही चीज हमारे पास नहीं रहेगी। तो मराठों ने कर दिया इस संधि का विरोध, और जब विरोध कर देंगे तो यहीं पे हमारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी, ठीक है? दूसरा युद्ध चलेगा। इस दूसरे युद्ध में गायकवाड़ शामिल नहीं होंगे, बाकी लोग शामिल होंगे, लेकिन चूंकि सबके संबंध इतने आपस में खराब हो चुके हैं कि एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ना नहीं चाहते, सब अलग अलग लड़ेंगे। जब सब अलग अलग लड़ेंगे तो सबको हराना अंग्रेजों के लिए आसान काम रहेगा तो कठिन काम रहेगा? बहुत आसान काम रहेगा। सबको अंग्रेजों ने अलग अलग पराजित किया और अलग अलग सबसे संधियां कर ली। इनमें देखो कौन कौन सी संधियां मिली? सिंधिया को हराएंगे, और सिंधिया को हरा कर संधि कर लेंगे। वो संधि कौन सी है? सूर्यजी अर्जुन गांव की संधि, सूर्यजी अर्जुन गांव की संधि। दूसरा युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इंदौर के होलकर को पराजित करेंगे, और होलकर को पराजित करने के बाद कौन सी संधि
तीनों को पराजित किया और तीनों के साथ अलग अलग संधियां करी। अब कौन सी संधि किसके साथ की, इसमें अगर कभी कंफ्यूज हो, याद करने का तरीका ऐसे सीख लो, सिंधिया एस, सूरजी अर्जुनगांव एस, ठीक है, याद करने का तरीका वैसे करके आज याद कर सकते हैं। यहाँ पर होलकर आर, राजपूत घाट आर, याद हो जाएगा हम लोग जिस तरीके से याद कर, जिस तरीके से हमने याद किया, ठीक है। और जो कोई जो नहीं बचता तो उसमें ये तीन संधि थी, दो के याद हो जाए, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिंधिया के साथ सूरजी अर्जुनगांव एस एस, होलकर के साथ राजपूत घाट आर आर, बचा कौन सा, भोसले के साथ देवगढ़ भोसले, गायकवाड़ शामिल हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंध्र मराठा। तो दूसरे आंध्र मराठा युद्ध का कारण पूछा है कौन हो जाएगा, बेसिल की संधि। इस समय अगर गवर्नर पूछा है कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, और मराठा बेसिल पूछा है बाजीराव द्वितीय। कौन सी संधि से युद्ध समाप्त होगा, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि, और सिंधिया के साथ सूरजी अर्जुनगांव की संधि। और स्टार्ट होने की अगर संधि पूछी है जिसके कारण युद्ध स्टार्ट होगा, कौन सी है, बेसिल की संधि। क्लियर, क्लियर है। द्वितीय आंध्र मराठा युद्ध, द्वितीय आंध्र मराठा 1803 से 1805, 1803 से 1805। पहला पॉइंट, मराठा पेशवा, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदारों को, मराठा सरदारों को आपस में लड़ाना, आपस में लड़ाना शुरू किया। 1802 में, 1802 में बाजीराव द्वितीय ने, 1802 में बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बेसिल की संधि की, बेसिल की संधि की, जो एक सहायक संधि थी, जो एक सहायक संधि थी, ठीक है। ये सहायक संधि के प्रावधान हमने आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन सहायक संधि के प्रावधान यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी लोग क्या है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, ठीक है। तो वहां पर लोग सहायक संधि पढ़ते लेके चलेंगे, तो वहां पर उसके परिणाम, भारतीयों पर क्या परिणाम थे, अंग्रेजों पर क्या परिणाम थे, वो सब देखेंगे। यहाँ पर केवल आपको समझाने के तौर पे एक मिनट बता दिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि बेसिल की संधि क्या थी, एक सहायक संधि थी। तो बेसिल की संधि की जो एक सहायक संधि थी, अगला पॉइंट, किस संधि को, किस संधि को मराठा सरदारों ने, इस संधि को मराठा सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध शुरू हुआ, दूसरा युद्ध शुरू हुआ। जिसमें अंग्रेजों ने मराठा संघ को, जिसमें अंग्रेजों ने मराठा संघ को
अलग अलग पराजित किया, मराठा संघ को अलग अलग पराजित किया और संधियां की, और संधियां की। नंबर 1 भोसले, भोसले उसके बाद देवगांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि दिसंबर 1803 में की गई, 1803 भोसले के साथ देवगांव की संधि। होलकर राजपूत घाट की संधि, ये भी 1803 में ही। होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि, भोसले के साथ देवगांव, होलकर के साथ राजपूत घाट और सिंधिया के साथ सुरजीत अर्जुन 1805 की। भोसले के साथ देवगांव की संधि, होलकर के साथ राजपूत घाट की संधि, दोनों 1803, और सिंधिया के साथ सुरजीत अर्जुन की संधि 1805। ठीक है, ये दूसरा युद्ध हो गया। लेकिन दूसरे युद्ध के बावजूद भी अंग्रेज मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो छोड़ देंगे या फिर से लड़ेंगे? फिर से लड़ेंगे। जब तक मिला नहीं देंगे पूरे साम्राज्य को, तब तक छोड़ने वाले नहीं है। अंग्रेज उसमें क्या है कि दृष्टि जिस पर नजर दौड़ाई, जब तक उसको जीत नहीं लिया पूरी तरीके से, तब तक उसको छोड़ेंगे। तो तीसरा युद्ध लड़ेंगे, और तीसरे युद्ध के लिए हम लोग देखते हैं जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये युद्ध लड़ा जाएगा 1817-1818। अब देखो अंग्रेज बार बार मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो एक जो बेसिन की संधि हुई थी, बेसिन की संधि एक सहायक संधि है, और इसके माध्यम से एक रेजिडेंट कहाँ रहता है? एक रेजिडेंट जो है पूना में रहता है। तो वो मराठा साम्राज्य के दो क्षेत्र होते थे, एक था पूना और दूसरा था सतारा। दो क्षेत्र है, एक है पूना और दूसरा होता था सतारा। पूना की अगर बात करें तो एक पेशवा का हेडक्वार्टर, पेशवा जहाँ पर जो उसका ऑफिस होता था वो कहाँ है? वो पूना में है। और जो छत्रक का हेडक्वार्टर होता था वो कहाँ पर है? वो सतारा में हेडक्वार्टर। एक मराठा साम्राज्य के दो केंद्र होते थे। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ रहेगा? पूना में रहेगा। एक शर्त ये होती थी कि रेजिडेंट तो रहेगा, लेकिन मराठा साम्राज्य के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिसके साथ संधि करते थे ये कहते थे कि हमारा एक रेजिडेंट जो आपकी राजधानी में रहेगा, वो केवल अपने संधि को देखेगा, फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों का मतलब ये होता है कि आप किसको अपना मतलब सेनापति किसको बना रहे हैं, किसको विदेश मंत्री किसको बना रहे हैं, या मतलब किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, क्या सामान खरीद रहे हैं, क्या नहीं, ये सब आंतरिक मामले होते हैं, इनमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। लेकिन एक नाम मात्र की बात की कि आंतरिक हस्तक्षेप नहीं, पर्याप्त हस्तक्षेप रहता था इन रेजिडेंट का। इसी बात को लेकर मराठा का जो पेशवा था उसको ये चीज बार बार दिक्कत महसूस होती थी कि रेजिडेंट हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी वजह से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा 1817 से 18। मराठा पेशवा सोचेगा कि अब ठीक है निपटिए बढ़िया तरीके से। इस समय की अगर बात करें तो इस समय मराठों का पेशवा कौन हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय, यही बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों का गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये इस समय अंग्रेजों का गवर्नर है। बाजीराव द्वितीय ये मराठों का पेशवा है। इन दोनों लोगों के बीच तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा, और बाजीराव द्वितीय को इस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाएगा। ये युद्ध होगा किर्की का युद्ध, किर्की का युद्ध। अब किर्की के युद्ध में बाजीराव द्वितीय को अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाएगा, और बाजीराव द्वितीय से कहा जाएगा कि अब मराठा पेशवा पद समाप्त किया जाता है, पूना की संधि हो जाएगी। अब पूना की संधि के माध्यम से पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि बाजीराव द्वितीय पेशवा नहीं है। लेकिन चूंकि राजा महाराजा की तरह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि लो अब तुम जाओ अपने चाहे कैसे भी रोटी जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। भाई राजा महाराजा रहे तो कितना सम्मान बनता है किस तरीके से। तो बाजीराव द्वितीय से कहा कि पेशवा पद नहीं है, अब तुम पेशवा नहीं हो, लेकिन चूंकि तुम पेशवा रह चुके हो तो पूर्व पेशवा के रूप में हम तुमको क्या कर देते हैं? पेंशन दे देते हैं, पेंशन दे देंगे। लेकिन अब तुम पेशवा नहीं रहोगे, और जो तुम्हारा पूना वाला क्षेत्र है, पूना वाले क्षेत्र पर किसका कंट्रोल हो गया? अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, और इसको निर्वासित कर दिया गया यहाँ से।
वे कहाँ चले गए? कानपुर के पास में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बिठूर। कानपुर के पास में एक जगह है बिठूर। इस बिठूर में इनको निर्वासित कर दिया गया बाजीराव द्वितीय को कि यहीं पे जाके रहो। आज से पूना पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पेशवा पद समाप्त किया जाता है और बाजीराव द्वितीय को दे दी गई पेंशन। ठीक, बस यहीं से अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा महाराष्ट्र। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के एक दत्तक पुत्र हैं, इनका नाम है नाना साहेब। दत्तक पुत्र का नाम है नाना साहेब। इनका एक मतलब गोविंद नाम था, ओरिजिनल गोविंद। इनको धोधू पंत नहीं कहते थे, धोधू पंत या गोविंद या नाना साहेब। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र। तो नाना साहेब जब इनकी मृत्यु हो जाएगी बाजीराव द्वितीय की, तो बिठूर में कौन रहते हैं? नाना साहेब रहते हैं। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो पेंशन बंद। पेशवा को तो पेंशन, ये तो पूर्व पेशवा है, तो पूर्व पेशवा ग्रुप में इनको पेंशन मिलती है। पेशवा का पद कर दिया गया है समाप्त। तो नाना साहब ने अपनी पेंशन मांगी कि हमारी पेंशन दो। अंग्रेजों ने कहा पेंशन क्या बात थी? एक पापा को पेंशन मिलती थी, एक पापा को पेंशन क्या बात की मिलती थी? तो पूर्व पेशवा ग्रुप में पेंशन मिलती थी, पेशवा ग्रुप में थोड़ी मिलती थी। पेशवा का पद तो समाप्त कर दिया गया। जब तक वो जीवित थे तो उनको पेंशन मिलती थी, तो तुमको किसी बात की पेंशन नहीं मिलेगी। जब पेंशन नहीं मिलेगी तो अंग्रेजों को पेंशन देंगे। इसीलिए से 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर वाले क्षेत्र में अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह करने वालों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। ठीक है, इसीलिए तो कानपुर 1857 में विद्रोह होगा तो कानपुर में नेतृत्व कौन करेंगे? नाना साहब। ठीक है, और इनके साथ में साथियों में तात्या टोपे वगैरह अपने को सहयोग करेंगे। वो इसी वजह से करेंगे क्योंकि इनकी पेंशन अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दी जाएगी। ये चीज इसको नोट करना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। पहला पॉइंट, बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में, बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में जब मराठा पेशवा द्वारा, बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में जब मराठा पेशवा द्वारा बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में जब रेजिडेंट द्वारा, मराठा पेशवा नहीं, रेजिडेंट द्वारा, ठीक है, रेजिडेंट द्वारा मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में जब रेजिडेंट द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया, अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया, तो तीसरे युद्ध की परिस्थितियां, जब बाजीराव द्वितीय के आंतरिक मामलों में रेजिडेंट द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया, अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया, तो मराठों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, तो मराठों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ तृतीय युद्ध शुरू कर दिया गया, तृतीय युद्ध शुरू कर दिया गया। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर, इस समय अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। किर्की के युद्ध में, किर्की के युद्ध में बाजीराव द्वितीय, किर्की के युद्ध में बाजीराव द्वितीय पराजित हुए, बाजीराव द्वितीय पराजित हुए और पूना की संधि, और पूना की संधि
के लिए बाध्य हुए, न की शक्ति के लिए बाध्य हुए। इस संधि के द्वारा, इस संधि के द्वारा पेशवा का पद, इस संधि के द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर, कानपुर के बिठूर निर्वासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और मराठा साम्राज्य पर, और मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण, और मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र पर भी कब्जा हो गया, साउथ वेस्टर्न पर भी कब्जा हो गया, पूरब में अगर देखें बंगाल पर भी कब्जा हो गया। आप पहुंच जाएंगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में राज्य होता था पंजाब का सिख राज्य। तो अब अगला आ जाएगा पंजाब पर नियंत्रण, पंजाब का सिख राज्य, इस पर नियंत्रण हो जाएंगे। अब पंजाब के सिख राज्य पर नियंत्रण कैसे करने लगेंगे, एरिया बता दीजिए आपको कि पंजाब का सिख राज्य कहाँ पर है। भारत के अगर से देखेंगे तो ये वाला पूरा एरिया ये क्या हो जाएगा कि पंजाब के सिख राज्य के लोग, पंजाब के सिख राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस पर कब्जा करेंगे। और यहाँ के शासक कौन है, महाराजा रणजीत सिंह, यहाँ के शासक कौन है, महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में महाराजा रणजीत सिंह, ये यहाँ के शासक है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा बेसिक समझे तो जो पंजाब का सिख साम्राज्य है ये कुल मिलाकर 12 मिसल में बटा हुआ है। मिसल का मतलब होता है कबीले टाइप के, पंजाब का सिख साम्राज्य था छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। और इसे कुल मिलाकर कितने कबीले थे, 12 कबीले थे। इन्हीं में से एक कबीला कौन सा, एक मिसल कौन सा, सुपर चकिया मिसल। ऐसी 12 मिसल है जिनमें से एक मिसल है सुपर चकिया मिसल, और इसी सुपर चकिया मिसल के हेड कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। 12 छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है। एक समूह का क्या नाम है, सुपर चकिया मिसल। इसी सुपर चकिया मिसल के हेड कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। अब इनकी एक इच्छा ये है कि 12 की 12 मिसल हमारे अधीन आ जाए, सब इकट्ठे हो जाए, ये इनकी इच्छा है। लेकिन अगर ये सबको मिलाना चाहते हैं, ये तो ये सोच के मिलाना चाहते हैं कि 12 के 12 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हम इनके हेड हो जाएंगे। लेकिन 12 में से जो लोग स्वतंत्र है, अभी तक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं, वो सोच रहे कि अगर मिल जाए तो मिलना तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो जाएंगे, वो ये सोच रहे हैं। तो ये आपस में मिलना, बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, बहुत से लोग मिलना नहीं चाहते। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह इनके खिलाफ अभियान नहीं करेंगे कि किसी किसी को प्यार से मिलाएं, किसी को दोस्ती मिलाएं, ऐसे तो इनके खिलाफ अभियान करेंगे। तो जो कुछ बची कुछ मिसलें हैं वो अंग्रेजों के पास पहुंच जाएंगी मदद मांगने के लिए कि महाराजा रणजीत सिंह से हमारी सुरक्षा की जाए। तो अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 में एक संधि हो जाएगी। वो संधि कौन सी है, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। महाराजा रणजीत सिंह की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए कि महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो अमृतसर नहीं लगानी है, राजधानी कहाँ है, लाहौर, राजधानी कहाँ है, लाहौर। ठीक, 1809 में एक संधि हो गई अंग्रेजों और रणजीत सिंह की। उस संधि का क्या नाम है, अमृतसर की संधि। और इस संधि के द्वारा ये कह दिया गया कि बीच में यहाँ से जो नदी बहती है, ये नदी कौन सी है, सतलज नदी, एक नदी बहती है, ये सतलज नदी। ठीक, आप मिलाना चाहते हो 12 मिसलों को मिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सतलज नदी के पश्चिम में जो मिसले हैं उन्हें मिलाओ, सतलज नदी के पूरब की ओर आप विस्तार नहीं करो। ये संधि हो गई। ठीक, 12 मिसले हैं, इनमें से एक मिसल कौन है, सुपर चकिया मिसल, इसी के हेड कौन है, महाराजा रणजीत सिंह। ये 12 की 12 मिसलों को आपस में मिलाना चाहते हैं। इसी क्रम में 1809 में अंग्रेजों की साथ इनकी एक
पश्चिम की ओर जाओगे तो अब पूरब की ओर जा नहीं सकते, अब ये कहाँ जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर कर रहे हैं। इसी दौरान 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की हो जाएगी मृत्यु। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। अंग्रेज स्टार्टिंग से ही पंजाब के सिख साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। अब इसकी भी वजह है, हर क्षेत्र पर कब्जा करने की अंग्रेजों की कोई ना कोई वजह जरूर है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कारण बता दिए कि क्यों अंग्रेज यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे अंग्रेज कब्जा क्यों करना चाहते हैं, हम लोगों के देखें जब भी एंशियंट से उठा के देखो, जब भी हमारे आक्रमण हुए किस वाले क्षेत्र से हुए हैं, इसी वाले क्षेत्र से हुए होंगे। तो समुद्र वाली सीमा तो अंग्रेजों के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, नेवी भी उनकी मजबूत है, समुद्र से तो ऊपर टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। अगर कभी अंग्रेजी साम्राज्य को कोई चुनौती उत्पन्न होगी तो कहां से उत्पन्न होगी, इसी हिंदू कुश पर्वत से। ठीक है, तो अगर इस वाले एरिया पर अफगानिस्तान वाले और पंजाब वाले एरिया पर हमारा कब्जा हो, तो अगर बाई चांस कभी यहाँ से अगर आक्रमण होगा तो यहाँ तक आते आते बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी बात, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है। आज हम देखो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह वाला क्षेत्र, पंजाब हरियाणा वगैरह, यहाँ पर गेहूं वगैरह काफी अच्छा होता है। तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। अंग्रेजों के यहाँ क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, वहाँ उद्योग धंधों पर ही बल दे रहे, वहाँ पर कृषि पर बल नहीं दे रहे। अब अपना थोड़ी खाएंगे भाई, खाने के लिए तो खाद्यान्न चाहिए, तो खाद्यान्न यहाँ से निकासी करते हैं, यहाँ का उपजाया हुआ खाद्यान्न कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रिटेन पहुँचाते हैं। अंग्रेजों के समय भारत एक निर्यातक है और निर्यातक होना एक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम कच्चे माल के निर्यातक है, बस ये समस्या है। अंग्रेजों के निर्यातक तो हैं, लेकिन कच्चे माल के निर्यातक है, ये समस्या है। हमारे यहाँ से कपास का निर्यात किया जाता है, कपड़ों का निर्यात नहीं किया जाता। हमारे यहाँ से खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है, हमारे यहाँ से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का निर्यात नहीं किया जाता, यही समस्या है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्षेत्र में कब्जा कर दिया ताकि जो खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हमारे उद्योग धंधे चलते रहेंगे और खाने पीने को सामान कहाँ से आता रहेगा, भारत से आता रहेगा। इस वजह से इस क्षेत्र में कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ही 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के साथ ही पंजाब में राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति है। और राजनीतिक अव्यवस्था कैसे, तो महाराजा रणजीत सिंह हटे, इनकी मृत्यु के बाद क्रम से कई शासक आ रहे हैं। क्रम ध्यान रखना, RANSD, एक क्रम ध्यान रखो, पंजाब के सिख शासकों का क्रम RANSD। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, रणजीत सिंह की जैसे ही मृत्यु हो जाएगी 1839 में, इनके बाद एक दूसरा व्यक्ति शासक बन जाएगा, इसका नाम है खड़क सिंह। रणजीत सिंह के बाद शासक कौन बन जाएगा, खड़क सिंह। थोड़े समय तक शासक रहे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर शासक कौन बन जाएंगे, नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह ये शासक बन जाएंगे। नौनिहाल सिंह थोड़े समय तक शासक रहेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक कौन बन जाएंगे, शेर सिंह। शेर सिंह, और शेर सिंह की भी थोड़े समय बाद मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन बन जाएंगे, महाराजा दिलीप सिंह। यही क्रम है, पंजाब के 5 शासक, 5 शासकों का यही क्रम, बाई चांस क्रम लगाने को आ जाए RANSD, ऐसे लिखा देखो, RANSD। R से रणजीत सिंह, A से खड़क सिंह, N से नौनिहाल सिंह, S से शेर सिंह और D से दिलीप सिंह। 5 शासक है पंजाब में, यही क्रम है। फिर 22 क्रम मिलाने को आ जाए, यही ऐसे करके क्रम है। रणजीत सिंह बने, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके बदलते चले आ रहे। अब जो दिलीप सिंह है, ये भी अल्पवयस्क है। ठीक, मतलब ये तो राजनीतिक अव्यवस्था है, शासक आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अंग्रेजों को मौका मिलेगा, इससे बढ़िया मौका है, कोई ऐसा शासक नहीं है वो रोक पाए। ये तो ये दूसरी, जब ये लास्ट में दिलीप सिंह बने तो ये भी अल्पवयस्क है, शासन संभालने की स्थिति में नहीं। तो अंग्रेजों ने सोचा अब लड़ो इनके खिलाफ, अब अगर युद्ध लड़ते हो तो आराम से पंजाब पे अपना कब्जा कर लिया जाए। तो अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाया और 1845 में अंग्रेजों ने पंजाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और पहला युद्ध हुआ 1845 से 1846। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय अंग्रेजों का पंजाब के सिखों के साथ युद्ध हो जाएगा। लास्ट में अंग्रेज और इनके बीच एक संधि हो जाएगी। वो संधि कौन सी है, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, और ये संधि करनी जाएगी 1846। संधि
संधि हो जाएगी। इस संधि के माध्यम से कहा जाएगा कि पंजाब पर शासन तो दिलीप सिंह करेगा, लेकिन किसके माध्यम से शासन करेंगे? अंग्रेजों का। एक चीज ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने जब भी किसी राज्य को हटाया या हराया तो तुरंत अपना शासन स्थापित नहीं किया, पहले वहां के लोगों की आदत में डाली ये चीज कि देखो अंग्रेजों के साथ घुलो मिलो तो है कैसे भी तो देखो। तो जैसे ही वो हराया, देखो अगर चाहते तो दिलीप सिंह को हटा देते, अपने आप शासन स्थापित करते ना, पहले अंग्रेज यहाँ पर बसे, लोग अंग्रेजों के कल्चर को समझे, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी तब हटाएंगे। तो देखो यहाँ पर हराया, शासक किसको बना दिया? दिलीप सिंह को। लेकिन किसके माध्यम से शासन करोगे? हमारे माध्यम से शासन करोगे। और दिलीप सिंह को सहायता देने के लिए वहां पर रेजिडेंट बना दिया गया अंग्रेजों का भी। तो लाहौर की संधि कर ली जाएगी, पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। तो कारण समझ गए। इस कारण अगर पूछा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र, इस पे नियंत्रण करना है। दूसरी बात, पंजाब का सिख साम्राज्य 12 मिसलों में विभाजित है। सबसे मेन मिसल कौन सी है? सुकरचकिया मिसल। क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। अमृतसर की संधि कब हुई है? 1809 में हुई है। लाहौर की संधि कब हुई है? 1846 में। दोनों अलग अलग है। तो 1809 में अमृतसर की संधि हो जाएगी और इस संधि के द्वारा सतलज नदी को सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा डिसाइड कर दिया है। पश्चिम की ओर विस्तार करो, ऐसे दिशाएं देखते हैं, ये पश्चिम, इधर पूर्व, तो पश्चिम की ओर जाओ, ईरान की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्व की ओर नहीं आने देंगे। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज नदी को सीमा बना दिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अमृतसर की संधि के दौरान पंजाब की पूर्वी सीमा किस नदी को निर्धारित किया गया? देखिएगा सिंधु नदी, सतलज नदी, विराट नदी, कौन सी चार नदी है तो जो है तो सही है। कौन सी नदी है? सतलज नदी पूर्वी सीमा डिसाइड कर दी जाएगी। इसके बाद 1839 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए RANSD 5 शासक है। आर से रणजीत सिंह, के से खड़क सिंह, एन से नौनिहाल सिंह, एस से शेर सिंह, डी से दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के समय यहाँ पर पहला युद्ध हो जाएगा 1845 से 46। लाहौर की संधि से ये युद्ध कर दिया जाएगा समाप्त 1846। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे रहती हैं। इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ेंगे, वो क्यों लड़ेंगे यहाँ पे देखो, इसको नोट करो। हेडिंग लगा पंजाब का सिख साम्राज्य। पंजाब का सिख साम्राज्य का विलय। पंजाब के सिख साम्राज्य का विलय। पहला पॉइंट, किताब आती है थोड़ी मोटी है, लेकिन जो ये भी बढ़िया है स्पेक्ट्रम, आगे बात किया ये स्पेक्ट्रम के नाम से, इतनी छोटी सी है और इतनी मोटी है। एक ही किताब से पर्याप्त हो जाएगा। एक किताब ले लो और उसमें से नोट्स तो का पढ़िए, नोट्स पढ़ो और पढ़ना जो एक किताब ले लो उसमें से बहुत सी हमको ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये किताब पढ़िया है। इसके अलावा एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन करके एक किताब आती है, ठीक है। तो उसमें आपके जितने भी यूपीपीसीएस के जितने पुराने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे आप लोगों का टॉपिक जहाँ तक हो चुका है, इसी टॉपिक के प्रीवियस के पेपर उठा के सारे देखो। ये देखो कि आप कितने लगा पा रहे हो, कितने नहीं लगा पा रहे हो। जो चीज नहीं मिले तो उसको अपने नोट में अपने जितने पीवाईक्यू हैं सब पीवाईक्यू आपको एकदम तैयार होते कि ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, उसका आंसर क्या क्या है। पीवाईक्यू लगाने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे मान लिया आपने वो पीवाईक्यू लगाया, ऐसा जैसे 4 विकल्प मिले हैं, एक आपने क्वेश्चन लगाया, जैसे क्वेश्चन आ गया आपसे कि अमृतसर की संधि कब हुई थी और विकल्प उसमें एक मिल गया जैसे 1809, दूसरा विकल्प मिल गया 1846, तीसरा विकल्प ऐसे मिल गया और कोई मिल गया, और ये विकल्प मिल गया 1900 ऐसे करके 1906 और कोई वाले विकल्प मिल गया 1920 ऐसे करके 4 विकल्प वाले मिल गए। अब आपको क्वेश्चन क्या मिला उसमें? क्वेश्चन है आपको कि पंजाब के सिख साम्राज्य के साथ अमृतसर की संधि कौन सी हुई? इसे आपको ऐसे करके लिखा मिल जाएगा कि आपने याद कर लिया कि हाँ 1809। बहुत छोटा काम, इतना याद नहीं करना है केवल कि हाँ अमृतसर की संधि 1809। आगे क्या काम करना है ये क्वेश्चन पे समय देना है। इस 3 विकल्प के बारे में देखना, 3 में क्या होगा। आपको कहना है 1846 में क्या होगा, तुरंत सब दिमाग लगाओगे, तो दिमाग लगाओगे ये चीज मेंस में भी काम करेगी, क्योंकि मेंस में दिमाग लगाओगे। देखो यहाँ पे आपको विकल्प मिल रहा है, मेंस में आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोचो 1846 में क्या हुआ क्या हुआ, अब इस प्रैक्टिस करोगे दिमाग वहाँ आपका चलेगा, तुरंत ध्यान आ जाएगा समय पर कि 1846 में क्या हुआ था, लाहौर की संधि। और थोड़े समय बाद आगे बढ़ोगे तब सोचो 1906 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, तब ध्यान दो फिर ध्यान आएगा हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऐसे ध्यान धीरे धीरे करके ध्यान आएगा। फिर आगे बढ़ोगे 1920 में क्या हुआ था, अच्छा 1920 में कुछ हुआ था, हाँ लाला लाजपत बाल गंगाधर की मृत्यु हुई थी, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ऐसे करेंगे। बस 3 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए। आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया अमृतसर की संधि कब हुई थी 1809,
हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि लाहौर की संधि कब हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ। तो एक विकल्प तो आपको याद करना ही करना है, उसके 3 विकल्प उनको उन पे वर्क करना है, जितना रिसर्च कर सको उतना रिसर्च को समय दो। ऐसा नहीं कि हाँ लो लेके बैठ के आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैराथन, नहीं 50 मानो 5 हो, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हो कि 5 क्वेश्चन से 5 जो 20 क्वेश्चन बना सको। क्वेश्चन सॉल्व करना स्ट्रेटजी नहीं, क्वेश्चन बनाना स्ट्रेटजी। जितना क्वेश्चन बनाना सीखे होगे बस आधा पेपर ऐसे करके सॉल्व। क्वेश्चन बनाना, तो क्वेश्चन बनाए उसके आंसर्स किस तरीके से फ्रेम कर रहे हो, अगर आप आंसर्स फ्रेम करना आए गए मतलब आप एग्जामिनर के दिमाग को पकड़ लिए। क्वेश्चन बनाया ऐसे करके आंसर बना दिए, कोई मतलब थोड़ी है उसका। क्वेश्चन इस तरीके से आंसर सेट किए जाए ताकि हर विकल्प पे आपको एक ब्रेक लगाए दो, आपको आगे बढ़ने से रोके। और जितने ये स्ट्रेटजी सीखी होगा कि हाँ विकल्प क्या है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे उससे आधार के ऊपर इस सॉल्व हो जाएगा। तो ये जब पीवाईक्यू लगाओ तो ये किसका ये लगाओ, बाकी तीनों पे सर्च करो क्या क्या इसमें है। ये घटना साथ ले लो, अगर उसमें पीडीएफ भी बहुत सारी मिलेगी, पीडीएफ से ज्यादा बढ़िया मेरे ख्याल से अगर किताब लेकर रखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो किताब ही होता है, किताब में अपने आप कुछ लिख सकते हो, किताब को नोट्स को जितना गंदा कर लो उतना बढ़िया, ठीक है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी आपके पास मैप आता है, वो तो ना मेरा मैप पेन ना चले कहते नया बना रहे, जितना पुराना कर लोगे नोट्स को, जितना पुराना कर लोगे किताब को उतना ही बढ़िया। हमारा अगर एड्रेस उठा के देखोगे तो कहते हैं ऐसा एड्रेस, ठीक है, इतनी चीजें उसमें लिखी हुई है, जितना उनने लिख के नहीं दिया उससे ज्यादा हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना गंदा कर लो उतना बढ़िया। नोट्स बनाओ ना, कोई चीज में उसको तुरंत नोट्स को वहीं पे आप ले लो, ऐसा नहीं कहीं पे भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपका सिख साम्राज्य चल रहा है, आप सिख साम्राज्य की साइड में थोड़ी जगह छोड़ दो, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ा और कहीं पे कोई चीज नहीं मिली तो ऐसे नहीं कहीं पर भी लिख दी, ठीक सिख साम्राज्य में ही जाके लिखो, ताकि जब भी आप सिख साम्राज्य रिवाइज करोगे वो वाला पॉइंट आपका जरूर रिवाइज हो जाएगा। और पता लगे आपने उस सिख साम्राज्य के एक पॉइंट को सबसे लास्ट के एक पन्ने पे लिख रखा तो सिख साम्राज्य लिखा हुआ जो हमने लिखा वो तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन वो एक जो आपने लिखा वो कभी भी रिवाइज नहीं होगा। कहीं भी लिखो जहाँ का टॉपिक है, साइड में जरा सी जगह छोड़ के रखो, और जरा सी अगर ना भी अगर सुनते तो टॉपिक पूरा हो जाए तो साइड में थोड़ी जगह छोड़ दो। और नहीं भी अगर जगह मिला रहे तो ये जो हमारा A4 साइज पेपर आते हैं छोटे छोटे टुकड़े काटा करो और वहीं में से चिपका दिया करो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना गंदा नोट हो जितना बेकार है उतना ही बढ़िया है, ठीक तभी तैयार होता है। इसको नोट कर लो। उसमें पंजाब का सिख साम्राज्य पहला पॉइंट, पंजाब का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से, पंजाब का क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध था, समृद्ध था। अतः अंग्रेज, अतः अंग्रेज पंजाब पर, अतः अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। पंजाब का सिख साम्राज्य, पंजाब का सिख साम्राज्य 12 मिसलों में, 12 मिसल, मिसल का मतलब होता है कबीले टाइप, 12 मिसलों में विभाजित था, 12 मिसलों में विभाजित था, जिनमें से सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया, ये देखो सुकर चकिया, जिनमें से सुकर चकिया मिसल के प्रमुख, जिनमें से सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह थे। 1809 में, 1809 में अंग्रेजों
जिसके माध्यम से सतलुज नदी को जिसके माध्यम से सतलुज नदी को सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा बना दिया गया। सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा बना दिया गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्रमशः निम्नलिखित शासक हुए। नंबर 1 खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह के समय 1845 से 46 तक महाराजा दिलीप सिंह के समय 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। ठीक है, अब ये युद्ध होगा 1845 से 1846 तक जो युद्ध लड़ा जाएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध के दौरान कई युद्ध लड़े जाएंगे और ये युद्ध कौन कौन से हैं? एक का नाम फिरोज शाह, जगह है, सब जगह जगह पे लड़े जाएंगे। फिरोज शाह, मुदकी, बद्दोवाल, आलीवाल और शाहरा, ये 5 युद्ध लड़े जाएंगे। फिरोज शाह, मुदकी, बद्दोवाल, आलीवाल और शाहरा, 5 युद्ध लड़े जाएंगे। और 5 युद्धों पर अंतिम रूप से कौन सा लड़ाई युद्ध होगा? 7वां लड़ाई हो जाएगा और लास्ट में इनके साथ संधि करते जाएंगे। कौन सी? लाहौर की संधि। जैसे ले लो, इस युद्ध के दौरान 5 युद्ध लड़े गए। इस युद्ध के दौरान 5 युद्ध लड़े गए। एक फिरोज शाह, इस युद्ध के दौरान 5 युद्ध लड़े गए। नंबर 1 फिरोज शाह, मुदकी, बद्दोवाल, आलीवाल, शाहरा, ये सब जगह हैं। ठीक है, फिरोज शाह, मुदकी,
मुल्की गद्दोबाल अलीवाल सापर, शाह मुल्की गद्दोबाल अलीवाल और शापर। लास्ट पॉइंट 1846 में, लास्ट पॉइंट 1846 में लाहौर की संधि से, 1846 में लाहौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ, यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, आज ये तक रुकते हैं। इसके आगे कभी एक जरूर जब है इसको अगली क्लास में करते हैं। आज दूसरी क्लास नहीं करते हो आए अच्छा